हाय डे स्टूडेंट्स। पिछले 3 ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की स्टडी की, उसके बाद उसके कीवर्ड्स को स्टडी करते हुए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी किया, जिसमें हमने 4 फीचर्स पढ़े थे। अब बारी है टॉपिक वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र ही क्यों, और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं। तो जब हमें ये जज करना पड़ता है कि वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, तो हम उसकी मेरिट्स को देखते हैं, उसकी डीमेरिट्स को देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इस तरह से हम इस वाइट डेमोक्रेसी को भी लेके आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या हैं और साथ में इसकी कमियां क्या हैं, मतलब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। तो आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम स्टडी कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में। अब बारी है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मीन्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और तब हम इस निर्णय पर डिसीजन ले पाएंगे कि वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर हुम? फॉर वी पीपल, हम जनता के लिए। लेकिन इसके पहले ऊपर कुछ चेक योर प्रोग्रेस दिया, इसको स्टडी कर लेते हैं। और हाँ, जो भी कार्टून्स हैं इस चैप्टर के, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन पर तब तक सोचते रहो जो कार्टून्स आपको मिल रहे हैं। So let me know your opinions, your answers to the questions raised through the cartoons given in this chapter. You can write them in the comment section. और ये ऊपर जो दिया गया वो ये है कि डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि कुछ तो डेमोक्रेटिक फॉर्म के हिसाब से आपको मिलेगा और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक मैटर यहाँ आपको मिलेगा। तो वो हमें मैच करना है ईच ऑफ दिस विद द रेलिवेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड अबव। तो ये वास्तव में मुझे पिछली बार कर लेना चाहिए था, पर मेरा ध्यान यहाँ नहीं गया। एनीवे, देखिए भूटान हमारा पड़ोसी देश है और वो एक किंगडम है। एक और एग्जांपल आपको मिला किंगडम का कि भूटान के राजा ये घोषित करते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनकी सलाह पर मैं काम करने को रेडी हूँ। मतलब यहाँ पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कर रहे हैं। ये तो हाईली डेमोक्रेटिक होगा कि वहाँ का रूलर चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह पे काम करने को रेडी है। तो इसके लिए हम किसको मैच कर सकते हैं? यस, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो ये आके इससे मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों को ही निर्णय लेने चाहिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के लिए निर्णय लें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये मैच करेगा। मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। देखिए इंडिया से काफ़ी तमिल वर्कर्स चाय के बागान पर काम करने के लिए अंग्रेजों के समय वहाँ ले जाए गए थे, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका में उनके साथ भेदभाव होता है। ये आप क्लास 10th में जब पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में ये है। तो उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। भाई ये देख तो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। देखिए ये जो है ना, ये डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं, मतलब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं। तो ये यहाँ पर किन में पूरे हो रहे हैं और किन में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो देखिए पहला वाला तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा वाला जो है, जो एक फीचर है डेमोक्रेसी का कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो इसको मैच नहीं कर रहा, मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका जो मैच होगा वो ये होगा कि ये इशू वोटिंग राइट से रिलेटेड है। इसके बाद द किंग इम्पोज्ड बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स। अब पता चला कि जो है राजनीतिक रैलीज़ नहीं हो सकती हैं, डेमोस्ट्रेशंस नहीं हो सकते हैं, लोग इकट्ठा होकर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल। तो देखिए ये तो बहुत ख़राब है। ये भी देखिए किंगडम में हो रहा है। एक ये राजा है जो डेमोक्रेटिक वे में काम करना चाहता है और एक ये राजा है। तो इसके लिए हम किसको मैच करेंगे? यस, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था ना फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम एट्सेट्रा, उसको बाधित नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी टेकन अवे। लेकिन यहाँ पे राजा ले रहा है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया कि बिहार असेंबली का जो डिसोल्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए हमारे यहाँ ना 356 धारा है और इसको यूज़ करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब कोई एक स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, तो वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करे तो उसको बर्खास्त कर सकती है। सेंट्रल की पावर है। ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। 9th में भी खूब पढ़िए, समझिए, और 10th में भी खूब पढ़िए। तो बिहार की असेंबली को भंग कर दिया था किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने कहा भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये गलत बर्खास्तगी हुई थी, ये सेंट्रल ने गलत काम किया था। तो ये मैच करेगा इससे, रूल ऑफ लॉ से। इसके बाद है जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये तय करती हैं, दे एग्री दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब चुनाव हो रहे हो तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट सत्ता में है वो हट जाएगी, मतलब कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट उस वक्त रहेगी।
जो किसी का पक्ष ना ले, इस तरह के लोग रहेंगे तब चुनाव कराया जाए। तो देखिए ये एक वे है, तरीका है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तो ये तो सीधा सीधा मैच करेगा इससे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में है वो बनी रहेगी, तो उस पर ये आरोप लग सकता है कि भाई वो गलत तरीके यूज़ कर रही है। बहुत कुछ हमने इससे रिलेटेड पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा हुआ, लंबा ट्यूटोरियल था, मैंने उसे एक बार में ही कवर किया। तो अब हम चलते हैं जो इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदोज क्लास। तो देखिए हमने जो डिस्कशन था वो फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था, तो फिर उसके बाद स्टडी होती है, स्टडी के बाद फिर एक डिस्कशन खड़ा हो जाता है कि मैम पूछती हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हम लोगों ने पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़ लिए, तो स्टूडेंट से पूछती हैं कि उनके विचार में मतलब व्हाट डिड दे थिंक कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स को डिसाइड करना था, क्योंकि लिंगदो मैम ने बच्चों को खुद बताया था कि यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ। कोई शॉर्टकट थिंकिंग का नहीं होता, चाहे कितनी भी फेमस पर्सनालिटी कोई कोटेशन दे, चाहे कितने ही लोग उसको मानते हों, लेकिन आपको खुद सोचना ज़रूर है। तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं, बच्चों ने क्या सोचा उस पर राय देनी थी। तो देखिए काफ़ी लोगों ने अपने विचार यहाँ प्रकट किए। तो सबसे पहले तो है डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये तो टॉपिक है, अब देखते हैं पहले डिस्कशन में क्या निकल के आता है। कि जब डिस्कशन होगा तो निकल के आएगा ना कि कितनी डेमोक्रेसी अच्छी है, कितनी ख़राब है, भाई हमें तो सोचना है। तो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। योलांदा है, वो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, दुनिया भर में लोग डेमोक्रेसी की डिमांड भी करते हैं, और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वो अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन भी रही हैं। और लगभग बड़े बड़े महान लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेमोक्रेसी के बारे में कही हैं, डेमोक्रेसी को फेवर किया है, डेमोक्रेसी का विरोध नहीं किया। तो इज़न्ट इट ऑब्वियस, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही है। लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कहा है। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डू वी नीड टू डिबेट दिस? अब इस पर भी हमें कोई डिबेट करनी पड़ेगी। देखिए ये जो एलांदा है ना, ये खुद नहीं सोच रहा, हाँ इतना सोच रहा है कि लोगों ने अच्छा अच्छा कहा है, और अलग अलग देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश भी हो रही है, तो अच्छी ही होगी। ये मैम की उस कही बात को नहीं ध्यान दे रहा है कि खुद हमें सोचना है इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को। ठंकिनी, बट लिंगदो मैम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग। देखिए ये फॉलो करती है मैम को। तो बिकॉज इट इज़ फेमस, तो कहा कि ना मैम ने बताया था ना कि कोई चीज़ फेमस हो सिर्फ इसीलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, एंड ऑल्सो बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्ट, और इसके अलावा बाकी सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैम ने कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको खुद सोचना है। इज़न्ट इट पॉसिबल दैट एवरी वन इज़ फॉलोइंग रॉन्ग पाथ? क्या बात कही इसने, यानी कि कोई चीज़ बहुत फेमस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सही हो सकता है लोग ना समझ रहे हों और गलत पाथ पर हों, मतलब दे डोंट नो द ट्रूथ। जब सच्चाई पता चलेगी तो कहेंगे ओफो हम लोग कितने गलत थे। यानी हमें अपनी सोच को हमेशा हर जगह अप्लाई करना चाहिए। यहाँ मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे उदाहरण के लिए गैलीलियो गैलीली के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, और बाइबल में लिखा गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, अर्थ मूव नहीं करती बल्कि सन मूव करता है। और रिलीजन एक ऐसी चीज़ है ना कि आदमी इसको लेके अंधा हो जाता है, एकदम सोचता नहीं कुछ। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि रिलीजन एक ओपियम की तरह है, जैसे अफ़ीम का नशा हो जाता है तो आदमी अपने होशो हवास खो बैठता है, कुछ इस तरह से रिलीजन का भी नशा होता है। और कितना वायलेंस हमें दुनिया में इसको देखना पड़ रहा है, न समाचार में हम पढ़ते हैं देखते हैं, और इसी को आधार बना लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल वीकनेस का परिणाम है कि हम कितने मेंटली वीक हैं, वी डोंट थिंक ओवर द थिंग्स बिफोर एक्टिंग। तो वही हुआ कि बाइबल का एक प्रकार से इसे विरोध माना गया, यानी गॉड के खिलाफ जाते हुए इसे माना गया, और इन्हें सज़ा दी गई, और बेचारे हाउस अरेस्ट में ही थे शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और वो मर गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो बात कही जिसे उस समय के लोग मानने को तैयार नहीं थे। कौन लोग? जो धार्मिक ठेकेदार थे। उन्होंने कहा कि बाइबल के विरुद्ध है, ये तो माफ़ी मांगे और कहें कि नहीं गलत है। और आज आप देखिए हर जगह पढ़ने को मिलता है कि जो गैलीलियो गैलीली ने बात कही थी वो सही थी, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना, उन्हें सज़ा का हकदार बना दिया गया, उन्हें आगे इस पर कुछ भी डिस्कवर करने से मना किया गया। यही चीज़ लागू होती है। लेकिन उस समय भी कुछ लोग थे जो इनकी बात पर विश्वास करते थे। आज वो लोग गलत हो गए जिन्होंने सज़ा दी थी। एनीवे जेनी, येस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ। अब जेनी कहती है हाँ वास्तव में ये गलत रास्ता है, गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड है। वॉट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? ओह, तो ये क्या इसको टांकिनी को फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि वो व्यंग कर रही है। हाँ गलत ही रास्ता है,
व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट फॉर कंट्री, हमारे देश को डेमोक्रेसी ने दिया क्या है, मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी से मिला ही क्या है। 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी, 70 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, लोकतंत्र हुए। एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, और देश में अभी भी इतनी ज़्यादा गरीबी है। अच्छा, मैंने तो ये पढ़ दिया बच्चों, और जो आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपको कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? जैनी कह रही है कि 70 साल से डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पॉवर्टी है। इसका मतलब डेमोक्रेसी को सॉल्यूशन के रूप में देखा गया कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। ये एक इलनेस है, एक बीमारी है जिसका उपचार है, जिसका इलाज है डेमोक्रेसी। और 70 साल से उसके बावजूद भी मतलब एक उम्मीद है डेमोक्रेसी से, एक्सपेक्टेशन है कि पॉवर्टी को ख़त्म कर सकती है, और जब नहीं हुई तो गुस्सा है। तो रिबियांग कहता है बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट, अरे डेमोक्रेसी का इससे क्या लेना देना पॉवर्टी से। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और पहले वाला जो डिस्कशन हमने देखा था क्लास में, वो मैम एक तरफ थी और बच्चे एक तरफ थे। तो देखिए यहाँ पर ये कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ गरीबी इसलिए है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और या तुम ये कहना चाहती हो कि डू वी हैव पॉवर्टी, हमारे यहाँ गरीबी है डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होते हुए भी गरीबी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं क्लियर करता हूँ। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, तो मैं अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और इसी वजह से, मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूँ कि इसी वजह से भारत में पॉवर्टी है, गरीबी है। और उसके बाद दूसरा वाला जो है कि डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो भी, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे तो भी हमारे यहाँ पॉवर्टी है। अब दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आया? एक जगह डेमोक्रेसी को पॉवर्टी की वजह बताया गया, और दूसरी जगह डेमोक्रेसी है तो भी पॉवर्टी है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी को एक सॉल्यूशन बताया गया पॉवर्टी का। इसीलिए तो कहा कि पॉवर्टी डेमोक्रेसी में हट जानी चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होते हुए भी पॉवर्टी हट नहीं पा रही है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि डेमोक्रेसी में शायद पॉवर्टी ना रहे, और यहाँ पे डेमोक्रेसी को ही पॉवर्टी की वजह बता दी गई कि पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, और यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो भी पॉवर्टी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देता हूँ कि बैट्समैन ने बॉलर की गेंद पर जब स्ट्रोक लिया तो कैच उछल गया, और वो कैच हो गया। अब आप ये बताइए कि बैट्समैन आउट हो गया इसलिए क्योंकि कैच हो गया, या बैट्समैन आउट हो गया क्योंकि उसने कैच दे दिया, किस वजह से आउट हुआ। और दूसरा ये कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं अपने, तो आप फेल हो गए मान लीजिए, हालांकि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बट एज एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, तो भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि तुम इस स्कूल में थे इसलिए फेल हो गए। अगर हम इसको लें तो तुम स्कूल में थे तो भी फेल हो गए। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जेनी जवाब देती है वॉट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, जो कुछ भी तुम समझ लो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डेमोक्रेसी है इसलिए पॉवर्टी है, या डेमोक्रेसी है तो भी पॉवर्टी है। द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बस बात सिर्फ इतनी है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट ख्यास। देखिए जहाँ पे शांति नहीं है, अफरा तफरी है, शोरगुल है, हल्ला गुल्ला है, सिस्टम अस्त व्यस्त चल रहा है, दौड़ भाग है, वो क्यास है। थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, इनस्टेबिलिटी और अस्थिरता रहती है। देखिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो जैसे इंडिया में 5 साल के लिए बनती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5 साल से पहले ही वो गवर्नमेंट गिर गई। 13 दिन तक की गवर्नमेंट्स बनी है, 13 महीने तक की गवर्नमेंट्स बनी है, जबकि 5 साल चलना चाहिए। तो ये इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है। करप्शन तो क्या आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार भारत को खाता चला जा रहा है। हिपोक्रेसी, पाखंड, यानी आदमी बनावटी तरीके से पेश आते हैं, सही नेचर उनका समझ में नहीं आता, पाखंड है चारों तरफ। द पीपल आर हिपोक्रेट, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो लीडर्स हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, कंट्री की कौन चिंता करता है। लीडर्स तो अपने फ़ायदे के लिए लड़ते रहते हैं। तो जेनी ने तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव व्यू दे दिए, लेकिन देखिए बच्चों को सोचने के लिए मैम ने प्रेरित किया। नाउ दे आर गिविंग देयर ओन व्यूज़। टीचर इसी तरह होने चाहिए, इस तरह नहीं कि बच्चों एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर लिखा दिया, दैट्स ऑल। वहाँ आपके व्यूज़ कहाँ आ पाए। इसके बाद भाई पोइमोन आ गए। ये वो लोग तो नहीं नज़र आ रहे हैं जिन्होंने शुरू में डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड। तो अब ये पूछता है कि डेमोक्रेसी अगर बहुत ही ख़राब है तो फिर कौन सी सरकार हमारे लिए ठीक होगी।
गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, चली जाओ उसी ब्रिटिश रूल अंग्रेजों के समय में, जब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी और हम लोग गुलाम थे, कॉलोनियल रूल था, एक फॉरेन पावर हम पर रूल करती थी। इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, या किसी राजा को बुला लो हमारे देश पे शासन करने के लिए। मतलब इंडिया में लोकतंत्र अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, सारी बुराइयों की जड़ नज़र आ रहा है लोकतंत्र, तो यहाँ पे किंगडम इस्टेब्लिश कर सकती हो। तो देखिए अब रोज़, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ओ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कुछ सोच रहा है, और फिलोसफिकल टाइप का। हाँ मुझे लगता है, यानी मैं वैसे तो ठीक तरह से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग लीडर का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा मजबूत हों, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर और डिसीजन लेने वाला लीडर चाहिए, जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो, जनता जिसका सम्मान करती हो। समन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी है कि उसे इतना पावरफुल बनाया जाए कि उसे इलेक्शंस और पार्लियामेंट की भी चिंता ना करनी पड़े। आगे हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या है, और इलेक्शन पे भी तो पूरा चैप्टर डिवोटेड है। मतलब उसे जवाबदेह ना बनाया जाए इतना। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक ही लीडर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज़ नीडेड, और जो उसको नज़र लगता है कि देश के लिए क्या ज़रूरी है वो करने की उसको छूट होनी चाहिए। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, तभी हमारे यहाँ से करप्शन और पॉवर्टी हमारे देश से हट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, जनता खुद ही है, सिविल पीपल जिसे हम कह सकते हैं, तो सरकार को इन सब की परवाह करनी पड़ती है, और कभी कभी अच्छे डिसीजंस लेने में सोचना पड़ता है। चुनाव हार सकते हैं, तो ऐसा कुछ ना किया जाए, चुनाव जीतने में क्या हमें करना है वो सब किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी, और ये व्यक्ति कोई निर्णय ले ले तो कोई क्वेश्चन ना उठाए, तो उस तरीके से हमारे यहाँ से करप्शन पॉवर्टी दूर हो जाए, क्योंकि वो करप्शन उखाड़ने के लिए बहुत तगड़े तगड़े निर्णय लेगा, किसी की जांच बैठा देगा, किसी को जेल में डलवा देगा। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए ना, ये तो डिक्टेटरशिप की बात हो रही है। तो रोज़ ने कहा, सम वन साउंडेड, तभी एक चिल्ला उठा, दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, अरे ये तो डिक्टेटरशिप है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, डिक्टेटर में वो सिर्फ डिक्टेट करता है, पब्लिक को फॉलो करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं, तानाशाह हैं। हिटलर कम था क्या? स्टालिन कम था क्या? जिसको चाहे मरवा दिया, जिसको चाहे जहाँ पहुँचा दिया, कुछ करने के लिए कह दिया तो करना ही करना है। ये समझ लीजिए डिक्टेटरशिप का अपोजिट ही है एक प्रकार से डेमोक्रेसी। तो ये तो डिक्टेटरशिप है। तो एक और है भाई, हुई, वॉट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स टू फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ओ, तो ये क्वेश्चन करता है, मतलब जो चिल्लाता है कि ये तो डिक्टेटरशिप है, तो इसको सपोर्ट करते हुए, और ये आंसर दे रहा है रोज का, रोज गर्ल होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम कहती हो कि एक ही व्यक्ति को सारी पावर्स दे देनी चाहिए, तो वो कहता है कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने ये पावर अपने लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब जैसे रॉबर्ट मुगाबे क्या था, रॉबर्ट मुगाबे के पास तो काफ़ी पावर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कंडीशन देश की बिगड़ गई थी। तो अगर वो अपना भला करना शुरू कर देगा, खुद ही करप्ट हो जाएगा, तो क्या होगा। दरअसल ये जो रोज़ ने कहा था ना, ये आता है दिमाग में हमारे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो है लीडर्स को अक्सर चुनाव की चिंता करनी पड़ती है, सरकार बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो क्यों ना उनको निर्णय लेने की छूट दी जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, कंडीशन होनी चाहिए कि वो व्यक्ति फिर ईमानदार हो, और कभी भी वो अपने भले की सोचकर करप्ट ना हो, और निष्पक्ष तरीके से देश की भलाई के लिए काम करे। अगर ऐसा कोई करेक्टर हो तब तो ठीक है, नहीं तो भाई वो मिसयूज करेगा अपनी पावर को। तो रोज़ ये जवाब देती है, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं दरअसल, देखिए वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा था, मैं दरअसल बात कर रही हूँ कि जिस व्यक्ति को ये सारी पावर दी जाए, वो स्ट्रॉन्ग लीडर, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, सिंसियर भी होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, डिसीजन टेकिंग पावर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे बच्चों, हम भी ना कभी कभी डे ड्रीमिंग करते हैं कि ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, वैसा होता तो कितना बढ़िया होता, ये वो, वही हमारे आइडियल्स होते हैं जो वास्तव में रियलिटी में हम देखना चाहते हैं, पर वो हमें मिलते नहीं हैं। भारत इतना स्ट्रांग होता, यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती, सबसे तगड़ी आर्मी हमारे यहाँ होती, सबसे तेज कंप्यूटर हमारे यहाँ होता, दुनिया में जगह जगह बिकने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ चीज़ें बेचती हैं वो सब इंडिया में होता, नंबर 1 पावर होता। मतलब बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री इतना ईमानदार होता। तो ये सब हमारे हमारे एक प्रकार से हम सपनों में और अपने ख्यालों में सब सोचते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आइडियलिज्म, हिंदी में आदर्शवाद। तो एक प्रकार से ये डे ड्रीमिंग जैसा ही है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से करेक्टर्स मिलना। तो वही कहता है, बट दैट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये ठीक नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। ओ, अब देखो बच्चों, अभी क्लास नहीं है, ये वीडियो है,
लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि बच्चे इसी पे ज़्यादा पूछते हैं इन तरह की चीज़ों को कि डेमोक्रेसी और आइडियल डिक्टेटरशिप ये सब क्या है। तो कहता है कि देखो, डेमोक्रेसी को तुम आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रही हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और डिक्टेटरशिप में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता। व्यक्ति ही या जो ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहे होते हैं वही निर्णय लेते हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप बदनाम है, लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति को सारे पावर्स दे दी जाएंगी तो डिक्टेटर ही होगा। और इसलिए अगर वो ऑनेस्ट भी है, सिंसियर भी है, स्ट्रांग भी है, तो उसे हम आइडियल डिक्टेटरशिप कहेंगे, मतलब एक अच्छी डिक्टेटरशिप। लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी का विकल्प नहीं हो सकता। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल। हमें आइडियल को आइडियल से ही कंपेयर करना चाहिए और रियल को रियल से कंपेयर करना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप की आइडियलिज्म कुछ होती नहीं है कि वो डेमोक्रेसी का कोई विकल्प बन सके, और जबकि डेमोक्रेसी एक रियल चीज़ है। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। देखिए, कहता भी है कि जो डिक्टेटर्स दुनिया में जिनके नाम हैं उनकी रियल लाइफ जाकर देखो, दे आर मोस्ट करप्ट, खुद करप्ट रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, ब्रूटल रहे हैं, मतलब लोगों की जान लेने में उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, पत्थर दिल थे। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। और सबसे ख़राब तो ये है कि हमें उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो डिक्टेटर्स हैं ना, या तो वो खुद मरते हैं या कोई दूसरा डिक्टेटर आके उन्हें हटाता है, या कभी कभी पब्लिक विद्रोह करके उनको हटने में मजबूर करती है। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। आगे देखते हैं क्या है। मैडम लिंगदो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन। जैसा मैडम लिंगदो इस डिस्कशन को सुन रही थी बहुत दिलचस्पी के साथ, तो वो फिर बीच में दखल देती हैं। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। आप लोग इतने दिल से, जुझारूपन से, जुनून के साथ आर्ग्यू कर रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड रॉन्ग। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानती। देखिए, मैम जानबूझ के कह रही हैं, दैट इज़ फॉर यू टू सेटल। ये आपको ही सेटल करना है, बच्चों को ही सेटल करना है, तुम ही लोगों को सेटल करना है कि कौन गलत है कौन सही है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इतना तो समझ गई कि आप लोग अपनी बात को कहना चाहते थे, जो आपके मन में है उसको रखना चाहते थे। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू। और हाँ, अगर आपको, यानी बच्चों को कहती है, अगर तुम लोगों को कोई बोलने से रोकता या तुम्हें सज़ा देता कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तो आपको बहुत ख़राब लगता। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये ऐसा उस देश में कर सकते हो जो डेमोक्रेटिक नहीं है। वाह, कहाँ पे लाके मैम ने छोड़ा। इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। यानी मैम यहाँ पे अपना पॉइंट दे रही हैं, पर घुमा फिरा के दे रही हैं अपना पॉइंट। और क्या पॉइंट दे रही हैं कि बच्चों आप ही बताओ कि क्या सिर्फ इतना ही आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के लिए, उसको बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। क्या आर्ग्यूमेंट? वही आर्ग्यूमेंट कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। खुलकर बिना डरे वो अपनी बात को रख सकें, पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन में, डिबेट में। ये डेमोक्रेसी हमें हक देती है। ये आपको किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, डिक्टेटरशिप में तो बिल्कुल नहीं। और लिख दो मैम की क्लास कैसी है, इस क्लास में सब लोग बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं बेझिझक, मतलब उनको घबराहट नहीं कि पता चला कि कोई टीचर ऐसा है जिससे इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं, कोई बोलता ही नहीं कुछ, वो पूछते भी हैं, सबको समझ में आ गया तो सब, कोई हाथ नहीं उड़ा करता कि मेरे को समझ में नहीं आया। अब कुछ टीचर की ऐसी क्लास होती है कि बच्चे, टीचर पूछे बिना ही बच्चे पूछ बैठते हैं। तो एक प्रकार से मैम की क्लास डेमोक्रेटिक थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज स्पीकिंग हिज और हर माइंड। तो वही मैम कहती हैं कि ज़रा सोचो, अगर तुम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना रहते तो क्या इस तरह से अपनी बात खुल के रख पाते। चाइना में होते तो क्या इस तरह से क्लास में डिस्कशन कर पाते, नहीं कर सकते। वहाँ बच्चे, मतलब क्लास में टीचर भी इस तरह के बातें जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ हों बोलने का मौका नहीं दे सकता। तो जब इतनी फ्रीडम है तो क्या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए क्या। इस तरह से मैम अपना पॉइंट रख देती हैं घुमा फिरा के। अब हम आते हैं यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स हैं, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फिर आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी कहाँ पे कम पड़ती है, क्या कमियाँ हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या उसके डिमेरिट्स हैं। तो देखिए, दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वी रूटीनली हेयर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इस कन्वर्सेशन में ऐसी भी बातें हैं जो हम डेमोक्रेसी के खिलाफ अक्सर सुनते हैं। खासकर वो क्या लड़की थी, हाँ, जेनी ने तो बहुत कुछ कह दिया था। तो वही बात यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नेगेटिव पॉइंट्स। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। हालांकि देखिए, आगे जब हम पढ़ेंगे ना और जो चैप्टर्स हैं तो और सब क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रकार से बेस चैप्टर है आपका। तो देखिए, जो लीडर्स होते हैं ना वो अदला बदली करते रहते हैं। देखिए, यानी गवर्नमेंट बदलती है, जो लीडर्स होते हैं वो भी पार्टी बदल देते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं। कभी कोई एमएलए जीता, उसकी जगह फिर कोई और दूसरे एमएलए जीत गया।
मतलब परमानेंट लीडरशिप नहीं रहती, इससे एक इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है। अब चाइना में देख लीजिए, जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं और आपको पता है कई सालों से हैं। रशिया में आप देखिए, पुतिन बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। रॉबर्ट मुगाबे का आपने एग्जाम्पल देखा ही। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं स्टेबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये हैं तो हैं, टिके हुए हैं। स्टेबिलिटी मतलब टिके रहना, इंस्टेबिलिटी मतलब कब गिर जाए पता नहीं। ये डेमोक्रेसी में होता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लीडर्स हारते जीतते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये भी है कि डेमोक्रेसी में चूँकि चुनाव जीतना पड़ता है, तो जो डिफरेंट कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े होते हैं ना, वो जीतने के लिए पैसे का और अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। तो पावर प्ले हमें देखने को मिलता है, मनी पावर प्ले। और जो बाहुबल, दबंग लोग, बदमाश लोग, इनके गुंडे बहुत सारे होते हैं, है ना। आप लोग अक्सर मीडिया में, टीवी में ऐसा कुछ देखते होंगे, उनके नाम भी जानते होंगे। तो ये डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। यानी मोरालिटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं रहता वहाँ पे। मोरालिटी का मतलब ये होता है कि क्या अच्छा हमें करना चाहिए, वो सब मोरालिटी से ही रिलेटेड है। हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, वो सब मोरालिटी से रिलेटेड है। हम लोग जो बातें करते हैं ना अच्छी वो होती तो मॉरल वाली हैं, लेकिन हम वास्तव में जो काम करते हैं वो उस हिसाब से नहीं होते। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लेट्स डिलेज। अब ये एक साइड इफेक्ट है डेमोक्रेसी का। मतलब ये सब तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी का ये जो पॉइंट है डिले का, इसे दूर करना मुश्किल है। क्योंकि डेमोक्रेसी में डिस्कशन के बाद ही कोई निर्णय होता है, वो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह होता है। देखिए, अब यहाँ पे ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में डिक्टेटर्स और किंग की तरह निर्णय नहीं लिए जाते कि निर्णय सिर्फ डिक्टेटर को ही लेना है, किंग को ही लेना है। यहाँ पर निर्णय लेने के बाद डिस्कशन होता है उसे पार्लियामेंट में, मीडिया में होता है, लोग चर्चा करते हैं, इससे डिले होता है डिसीजन लेने में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। तो ये तब होता है ना कि जैसे बैड डिसीजंस की, जो नेता जीत के गए हैं उन्हें जो पब्लिक क्या चाहती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर कोई ज़मीनी नेता है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो शायद उसे पब्लिक के बारे में पता हो, नहीं तो नहीं पता होता। अब जैसे हम यहाँ पर जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस टाइम की, जिस पीरियड की, इस वक्त मिस्टर मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक रिच फैमिली में पैदा हुए, उनकी जड़ें ज़मीन से नहीं है। लेकिन मिस्टर मोदी गांव देहात में रहे हैं, गरीब रहे हैं। ही नोज़ द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बट ही डज़ नॉट, मिस्टर राहुल गांधी डज़ नॉट नो। अब वो कोशिश कर रहे हैं, जानने की बात दूसरी है, लेकिन रियलिटी में बाय नेचर जो इसके काबिल है, जो समझता है प्रॉब्लम को, वो ये व्यक्ति। तो इस तरह से ज़मीन से जुड़े नेता तो समझते हैं, लेकिन उस तरह के नेता अगर जीत के चले जाएं जो मिस्टर राहुल गांधी की तरह हों, जिन्होंने अपना बचपन ज़मीनी हकीकत के बीच में ना गुजारा हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। हाँ, ये हालांकि ये बुराई सिर्फ डेमोक्रेसी की नहीं है, बट डेमोक्रेसी में करप्शन की बात होती है, और ये करप्शन इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। चुनाव जीतने के लिए लोग करप्शन का सहारा लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और अगर लिटरेसी रेट बहुत कम है जैसे कि इंडिया में, तो जो साधारण पीपल हैं, आम नागरिक है ना, उन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है, और इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें फ़ैसला नहीं करना चाहिए, इसे सरकार पे छोड़ देना चाहिए। मतलब वो अपने विचार रखना नहीं चाहते। हालांकि ये उन कंट्रीज़ में नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये कुछ अगेंस्ट डेमोक्रेसी चले गए पॉइंट्स, ये सारे आपको सोल्यूशन के रूप में वेबसाइट पर मिल जाएंगे हमारी। इसके बाद है आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ और आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ आप दे सकते हो, तो आप सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो विच ऑफ दिस आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। और जो आर्गूमेंट्स आप दोगे क्या वो डेमोक्रेसी से कितना रिलेटेड है। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, जैसे डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट के फॉर्म की वजह से कहाँ पर एक मिसयूज हमें देखने को मिलता है, और किन पॉइंट से आप एग्री करते हो। तो ये जो आप पॉइंट्स दोगे उनकी भी बात हो, जो ऊपर उनकी भी। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर हमें आगे पढ़ना है, क्या लिखा है कि निश्चित है कि डेमोक्रेसी में हर चीज़ का सोल्यूशन प्रॉब्लम का हमें नहीं मिलता, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन प्रदान नहीं करती। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब लोगों ने लोकतंत्र की डिमांड की, पॉवर्टी अभी भी बनी हुई है, तो इसमें डेमोक्रेसी को हमें दोष नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट, ये इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये लाइन्स, पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स।
क्या मतलब समझे इसका? इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम का किस प्रकार से लोग यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। इसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप कंप्यूटर पे बैठते हो, तो जिस तरह से आप इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए एक कार है, ठीक है? अब उस कार बहुत मान लीजिए बहुत अच्छी कार है, बहुत महँगी कार है, लेकिन उस कार में जो ड्राइवर बैठा है ना, उस पे निर्भर करेगा कि वो कैसे ड्राइव करता है। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वास्तव में जो रूलर्स होते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो किस प्रकार से इसको लीड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ड्राइवर्स लीडर्स हो गए। अब जैसे एक हॉस्पिटल बना दिया गया, तो उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल खुद सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ बैठने वाले डॉक्टर्स, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब मैटर करता है। अगर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन डॉक्टर ही ठीक ना हो, तो मरीज़ का ट्रीटमेंट थोड़ी ठीक होगा। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक व्यवस्था बनाती है कि लोग खुद अपना डिसीजन ले सकें। ऐसा किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्शन में लोगों को मौका दिया जाता है कि दे शुड टेक डिसीजंस टू इलेक्ट द रूलर्स, द लीडर्स, एमपीज, एमएलएज। दिस डज नॉट गारंटी दैट द डिसीजन विल बी गुड। अब पीपल जो है, लोग जो हैं वोट देके जिसको चुनेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, हमारी जो सिस्टम है, वो सरकार बनाएंगे जाके वहाँ पे। कोई रोक नहीं सकता। अगर लोग गलत लोगों को चुनेंगे तो गलत लोग जाएंगे। अभी देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर आप डेटा निकाल के देखिए तो आपको लगभग सब के सब लोग करोड़पति हैं। यानी कितने लोगों के खिलाफ बहुत सारी क्राइम की धाराएं लगी हुई हैं, कुछ के खिलाफ तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठते हैं क्योंकि लोगों ने चुन के भेज दिया। अक्सर सुनने को मिलता है कि जेल से लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि लोग ही उन्हें वोट देते हैं। और फिर हम कैसे दोष दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं हो रहा सब? इसमें डेमोक्रेसी का कोई दोष नहीं है। डेमोक्रेसी तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रही है। जब आप ही गलत निर्णय लोगे तो गलत लोग ही आएंगे शासन में। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डस लीड टू डिले इन द डिसीजन। और इसके अलावा डेमोक्रेसी में देखिए, ये जो यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े हैं ना, इनका एक प्रकार से जस्टिफिकेशन वहाँ दिया जा रहा है कि ये क्यों होते हैं। एक रेक्टिफिकेशन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने डिले की बात की थी, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिले। तो जब हम इतने सारे लोगों को डेमोक्रेसी में शामिल करते हैं तो डिसीजन लेने में डिले तो होना ही होना है। अब कोई राजा है, कोई डिक्टेटर है, तो उसे किसी दूसरे की सुननी नहीं है, जो उसके मन में आया वही डिसीजन हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी में से नहीं होता। अच्छा, इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी बात सही है कि जो लीडर्स होते हैं दे कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, तो ये भी सही है। दे कीप मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें लीडरशिप में देखने को मिलते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो इसका नुकसान हमें ये उठाना पड़ता है कि बड़े बड़े डिसीजंस नहीं हो पाते और सरकार की जो इफ़िशिएंसी है वो भी प्रभावित होती है। देखिए, कोई चीज़ बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, वो एफिशिएंट होगी, मतलब लेस एनर्जी कंजम्पशन, ग्रेट आउटपुट। रिसोर्सेज का कम से कम कंजम्पशन हो, आउटपुट अच्छा से अच्छा हो, ये हम जानते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ फिजूल ना हो, वो एफिशिएंसी होती है। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी ये होती है कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए 1 साल काम किया, तो उसने कितना आउटपुट दिया, कितनी रोड्स बनाई, कितना रेलवे नेटवर्क डेवलप किया, और क्या-क्या तरक्की हुई। हो सकता है कि 1 साल में और भी बहुत कुछ हो सकता हो, पर वो गवर्नमेंट कर नहीं पाई। तो एक एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये लीडरशिप में चेंजेस की वजह से ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। These arguments show that democracy of kind we see many not be the ideal form of government। तो ये जो आर्गूमेंट्स हमने पढ़े, इनसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। मतलब हम इसे बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट नहीं कह सकते। और आइडियल आप जानते हैं, आदर्श, जो हमारे हिसाब से जिसमें कोई कमियां ही ना मिले, वही आइडियल है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं है। आपके भी तो आइडियल्स होंगे ना। कौन फिल्म एक्ट्रेस सबसे अच्छी आपको लगती है, कौन फिल्म एक्टर सबसे अच्छा लगता है, आपका आइडियल कौन है, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन आपको अच्छा लगता है। आपके खुद के आइडियल्स होंगे ना। बच्चे अक्सर जवाब दे देते हैं, मेरे आइडियल्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ है। सिंगर हैं तो मेरी आइडियल्स लता मंगेशकर हैं। मतलब वॉट एवर इज़ गुड, अपने अपने फील्ड में सब महारत हासिल किए हुए हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी एक बहुत ही उस तरह की आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम नहीं कह सकते जिसमें कमियां ना हो, जिसकी वीकनेस ना हो। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन हम फेस नहीं करते कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आइडियल ही हो। आइडियल हम खुद ही नहीं है तो क्या हमको आइडियल मिलेगा। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। हम एक डिफरेंट क्वेश्चन फेस करते हैं।
इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी को परफेक्ट मानने की बजाय हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें किस सरकार के अंतर्गत रहना है, और उसके लिए में ये क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, मतलब बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर फॉर्म्स, इसमें से हमें चुनना होता है। ये क्वेश्चन हमारे सामने होता है, ना कि ये क्वेश्चन की आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। हाँ, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के बाद हम उससे अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए यहाँ पे शुरू से एक चाइना की स्टोरी दे दी गई है। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-1961। तो 1958-1961 में जो चाइना में अकाल आया था, वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में अभी तक का सबसे भयंकर अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड, लगभग 3 करोड़ लोग तबाह हो गए, मर गए। ड्यूरिंग दिस डोज, उन्हीं दिनों में इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो जो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन थी लगभग वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी, मतलब आर्थिक हालत, मतलब जो फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन उसी समय, जबकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, इंडिया में उस तरह का अकाल नहीं पड़ा। अकाल का मतलब ये होता है कि जब जो फूड स्टफ्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इकोनॉमिस्ट थिंक, जो आर्थिकवेत्ता हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं, इनकम, डिमांड, सप्लाई, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उनका ये मानना है दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज़। तो देखिए, चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक ही पार्टी शासन करती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, एक डिफरेंट सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, वहाँ नहीं है। यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र है, वहाँ नहीं है। यहाँ पे सरकार की आलोचना हो सकती है, खुलकर लोग अपने विचार रख सकते हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ सरकार से लोग हर तरह की बात नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे अपोजिशन लीडर्स हैं जो फ्री हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सरकार को डर रहता है कि हम चुनाव में हार सकते हैं अगर हमने पब्लिक के लिए काम ना किया तो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तो एक ही पार्टी का शासन रहना है। तो यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ की पॉलिसीज़ में डिफरेंस तो होगा। यहाँ की पॉलिसीज़ जो हैं, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बना देती है, और यहाँ की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सरकार बनाती है जनता के आधार पे, क्या चाहती है जनता उसको देखते हुए। यहाँ पे एक तरह का डिक्टेटरशिप है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो सरकार 5 साल बाद हटा दी जाएगी। तो वही यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज़ की बात हो रही है कि फेमाइन इंडिया में क्यों नहीं पड़ा। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो खाद्यान्न की कमी भारत में भी हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे ढंग से जो स्कैरसिटी थी, मतलब जो खाद्यान्नों की कमी थी, फूड स्टफ की कमी थी, उसको अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड कर सकी, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ पहुँचा सकी। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंस। जो इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि कोई भी बहुत बड़ा अकाल आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री, नहीं पड़ा। ये भी देखिए सोचने वाली बात है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कही जा रही है कि जो अकाल जैसी स्थिति है, कोई बहुत बड़ा अकाल किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, कोई इंडिपेंडेंट कंट्री हो मतलब, वहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क काम करता है, यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क काम करता है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, कई पार्टीज़ वहाँ रहती, कई दल रहते, एन अपोजिशन पार्टी, कोई अपोजिशन पार्टी होती, एक फ्री प्रेस होता जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइन। तो अकाल में इतने लोग, 3 करोड़ के लगभग लोग चाइना में ना मरे होते। इंडिया में तो एक छोटी सी भी घटना हो जाती है जो सरकार के लोग इसमें शामिल हों, कितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। पब्लिक तुरंत अपना माइंड बनाना शुरू कर देती है, खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट्स स्टार्ट हो जाती हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है। और जब अकाल जैसी स्थिति होगी तो कितनी आलोचना सरकार की होगी, सरकार को वर्क करना पड़ेगा। देखिए पैंडेमिक में, कोविड-19 के समय आप अगर थोड़ा सा जागरूक हैं और मीडिया देखते होंगे तो सरकार की कितनी ज़्यादा आलोचना हुई। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सरकार की पॉलिसी सही नहीं, ये करो वो करो। मतलब सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि द गवर्नमेंट शुड डू मोर मोर एंड मोर। गवर्नमेंट दबाव में रहती है, उसे वर्क करना पड़ता है, अच्छा वर्क करना पड़ता है अगर उसे दोबारा सत्ता में आना है तो। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाई, और फ्री प्रेस था तो सरकार की आलोचना खुलकर प्रेस में होती थी, जिसकी वजह से सरकार को पता रहता था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है ना, उसके भी लीडर्स हैं, अखबार उठाते हैं, पढ़ते हैं। अब चाइना में चूंकि लोगों को डर लगा रहता है तो चीज़ें खुलकर आ नहीं पा रही थी, तो पता कैसे चलेगा कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल, जो रियल एग्जाम्पल है, हिस्ट्री से एग्जाम्पल है, ये बताता है कि क्यों डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो पहला जो हमें एक पॉइंट मिलता है
कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत तत्पर होती है, उसको तुरंत पूरा करने की कोशिश करती है। और वही कारण है इसका कि दे कैन लूज द नेक्स्ट इलेक्शन अगर वो काम नहीं करेंगे तो। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स। अच्छा, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो भाई देखिए उसको चुनाव हारने का तो डर है नहीं, तो वो रिस्पॉन्ड कर भी सकती है, बट ये सब उसके इच्छाओं पर निर्भर करता है रूलर्स की। कौन? द पीपल हु रूल। तो अगर बहुत ही अच्छा स्ट्रांग लीडर है, जनता की फ़िक्र करता है, तो वो तो काम करेगा, और नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेमोक्रेसी में पड़ता है, डेमोक्रेसी में तो वर्क करना ही करना है। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर शासक ना चाहें तो डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। तो जनता के हिसाब से उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जनता द्वारा चुने हुए लोग वो होते ही नहीं हैं। अब जो मैंने पाकिस्तान में आपको बताया था 3 बार वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ, वहाँ पे सैनिक शासन रहा, तो सेना की क्या मजबूरी है कि वो जनता की सुने? उन्हें तो ज़बरदस्ती शासन में बने रहना है। ए डेमोक्रेटिक, तो यहाँ पे हमें ये एक पॉइंट मिलता है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मीनिंग मैंने पिछली बार ही आपको बताया था कि जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी अकाउंटेबिलिटी होती है। मतलब जो जिम्मेदारी दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। और जो डेमोक्रेसी होती है, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए अकाउंटेबल है, और वो पीपल के प्रति भी अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आते हैं, एक क्लास में नए कितने स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर से पूछा जा सकता है ना, ये स्टूडेंट इतना कमज़ोर क्यों है, इसके क्यों कम नंबर आ रहे हैं, क्लास में परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं है, डिसिप्लिन क्यों ठीक नहीं है, काम क्यों पूरा नहीं है, कॉपी कुछ बच्चों ने क्यों नहीं बनाई है। इतने सारे प्रश्न टीचर से पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल पूछ सकता है, या जो भी अथॉरिटी पूछ सकती है, और टीचर को बाहर भी कर सकती है। बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, आप अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हो। इतने सारे प्रश्नों का जवाब टीचर को देना पड़ेगा, क्योंकि टीचर अकाउंटेबल है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अब फर्श टूटी हुई है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आती है, माइक ठीक काम नहीं कर रहा, अब इसका प्रश्न टीचर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के पास होगी, जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जिसके पास होगा उसके पास होगी। तो इस तरह से लोकतंत्र में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है। अच्छा राजा है तो अकाउंटेबल महसूस करेगा, पर डेमोक्रेसी में तो अकाउंटेबिलिटी शुरू से ही होती है। और चुना हुआ व्यक्ति अगर अकाउंटेबिलिटी ना निभाए तो फिर हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। जैसा कि हमने पिछले कई एग्जाम्पल में देखा, रॉबर्ट मुगाबे का देखा, चाइना में देख रहे हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस। अच्छा, इसके अलावा अभी हमने देखा था कि डिले होता है, मतलब डिसीजंस लेने में डिले होता है, तो उसको काउंटर करता हुआ पॉइंट है कि बेटर डिसीजंस, अच्छे निर्णय, उम्मीद है लोकतंत्र में लिए जा सकते हैं किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अपेक्षा। मतलब ए में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और बी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने की प्रोसेस, यहाँ की डिसीजन लेने की प्रोसेस में डिफरेंस है। यहाँ डिसीजन जो रूलर है उसे जनता की परवाह किए बगैर जो उसके मन में आएगा या जिन लोगों से सलाह करना चाहता है वो ले लेगा। लेकिन यहाँ जो डेमोक्रेसी, यहाँ पे डिसीजन इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पब्लिक के हित का ख्याल रखकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल है डेमोक्रेसी। तो इसलिए डिसीजंस बेटर हो सकते हैं, क्योंकि डिले होता है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन। देखिए, समझते चलिए, आप वर्ड्स को पिकअप करिए। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, सलाह मशवरा, डिबेट एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी इस पर चलती है, खुद निर्णय नहीं लेती, चर्चा करती है। जब चर्चा करते हैं तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आते हैं, और फिर जाके कोई ना कोई बेटर डिसीजन बन सकता है। आप भी तो जब कपड़े पहनते हो घर में पूछते हो मम्मी कैसे लग रही हूँ, ये वाला ठीक रहेगा, वो वाला ठीक रहेगा। ये क्या है? ये डिस्कशन, कंसल्टेशन ही तो है। आज रात को क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, ज़्यादातर जिन लोगों की राय हो वही बना दीजिए। पूरी सब्जी बन जाए तो क्या कहना है आज, खीर भी बन जाए तो क्या कहना है आज, बन गई, सब लोग प्रसन्न हैं। और दूसरी तरफ जो माँ ने डिसाइड कर दिया आज कद्दू की सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी, पता चला नहीं पसंद है, फिर भी मजबूरी में खा रहा है। डिनर तो दोनों जगह रेडी हुआ, लेकिन एक में कंसल्टेशन था, लोगों की राय पूछी गई, दूसरे में नहीं पूछी गई। डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन, डिस्कशन होते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो उसमें कई लोग शामिल होते हैं।
तो भाई देखिए आगे के चैप्टर्स में हमें सब पढ़ेंगे, बस समझ लीजिए कि डिस्कशन में कई लोग शामिल होते हैं, डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। वैसे आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, व्यवस्था ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी डिसीजन लेगा तो अपनी कैबिनेट में लेगा। कैबिनेट में कई मिनिस्टर होते हैं, 15 से 20 और भी हो सकते हैं, तो वहाँ बैठकर वो डिस्कशन करता है। जब और मंत्री उस पर विचार करते हैं, जब हाँ कह देते हैं, तब वो डिसीजन माना जाता है। फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है। और कभी कभी तो आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, सीधी सीधी गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई चीज़ परफॉर्मा डाल देती है इंटरनेट पे और लोगों से कहती है कि विचार दीजिए। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, इस पर लाखों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए मन की बात आती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक। अब मन की बात में लोगों से कहा जाता है कि आप लिख के भेजिए, आप सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। ये सब क्या है? ये सब लोगों को शामिल करने का तरीका है कि लोग जब अपने विचार रखेंगे तो हमें एक निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि लोग चाहते क्या हैं। डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, ये डेमोक्रेसी में होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो डेमोक्रेसी में एक चीज़ गायब होती है, वो है ईगो। अगर आप ईगोइस्ट हुए तो सरकार को हो सकता है कि पब्लिक हरा दे। डिस्कशंस एंड मीटिंग्स व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब जब कई लोग अपना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में, किसी भी इशू के बारे में, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो जब विचार करेंगे लोग तो जो गलतियाँ हो सकती हैं वो निकल कर चली आती हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दिमाग में सारे आइडियाज़ नहीं आ सकते। हम सोच रहे हैं, फिर कोई उसमें नेगेटिव पॉइंट निकालेगा, कोई पॉजिटिव निकालेगा, तो सोच रहा था हाँ यार ये तो हमने सोचा नहीं था, और हाँ ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से कई लोग जब मिलकर विचार करते हैं तो मिस्टेक्स पता चलती हैं। दिस टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है। वो जो हमने डिले वाली बात की थी ना कि वाई देयर इज डिले इन टेकिंग डिसीजंस, तो इसी वजह से है। मीटिंग्स, कंसल्टेशंस, डिस्कशंस एट्सेट्रा, दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज। लेकिन इस डिले का एक एडवांटेज भी है, इसका एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है? कि हम रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस नहीं लेंगे, मतलब बड़े ही रफ डिसीजंस नहीं लेंगे जिनका बहुत ही ख़राब परिणाम देखने को मिले, और गैर जिम्मेदाराना डिसीजंस भी नहीं लेंगे कि कोई भी कह दे कि किस पागल ने डिसीजन लिया है। इस तरह के डिसीजंस नहीं लेंगे। यानी कि डिसीजन लेने में जो टाइम लगता है उसकी भरपाई अच्छे डिसीजन से हो सकती है। कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, इट इज़ बेटर देन लेट देन नेवर। तो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छे डिसीजंस निकलेंगे। तो हमारा एक और यहाँ पे पॉइंट बनता है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, वो है दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डेमोक्रेसी में उम्मीद की जाती है कि बेटर होगी बिकॉज ऑफ दीज डिलेज। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए जहाँ पब्लिक को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा ना, तो समस्याएं भी जो टकराव की हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की हो सकती हैं, या लोगों के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स में डिफरेंस पाया जाता है, वो अच्छे से सुलझ सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए, दबाइए मत। जब सब लोग अपनी बात कह लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि डिसीजन क्या लिया जाए, लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। इसका आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, जब पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ना, डेमोक्रेसी में एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस का अकोमोडेशन होता है। अगर चार लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उनकी बात सुन के, चारों की बात सुन के उनका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है चर्चा से, आपस में मिल बैठ कर बात करके। वो डेमोक्रेसी में होता है। और इन्हीं चर्चाओं की वजह से जो हमारा ये वाला पॉइंट था कि एक अच्छा डिसीजन निकल के आता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस। किसी भी सोसाइटी में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डिफरेंसेस तो होने ही होने हैं। अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, अलग अलग लोगों के शौक़ होते हैं। ये तो एक ही परिवार में हो जाते हैं। मान लीजिए दो भाई हैं कि जो पसंद है, कलर की पसंद, खाने पीने की पसंद, टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स आते हैं उनकी पसंद, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनमें पसंद, कितने डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन फैमिली में अगर ये जो डिस्कशंस, कंसल्टेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, सबको अपनी बात रखने का हक हो, माँ बाप सबकी सुने बच्चों की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन नहीं पाता, वो रिजॉल्व हो जाता है। दीज डिफरेंसेज आर पार्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर्स। और ये जो डिफरेंसेज हैं ये उस देश में बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। तीखे का मतलब काफ़ी असरदार हो जाते हैं, खासकर उन देशों में जैसे कि हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सोशल डाइवर्सिटी है। हमारे अलग अलग धर्म, जाति, सांस्कृतिक विचारधाराओं, डिफरेंट जियोलॉजिकल लोकेशंस के लोग, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ। ऐसा किसी देश में दुनिया में नहीं मिलती इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। गुजराती, पंजाबी, मद्रासी, मराठी, मतलब कितना डिफरेंस
पहनावा हो, खान पान हो, इतनी सोशल डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन देखिए हिंदुस्तान में वो कितने अच्छे ढंग से रिजॉल्व हो जाते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो यूनिफिकेशन का काम करता है। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट्स, ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग। तो हमारे बहुत ही अलग अलग भाषा, रिलीजन, ये सब चीज़ों को मानने वाले लोग रहते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। अब उनका अपना अपना नज़रिया है दुनिया के प्रति, अपनी अपनी पसंद है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्लैश कर जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट? तो हम इनका कैसे हल निकालें, कैसे रिजॉल्व करें? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूटल पावर। तो अब एक तरीका तो यह है कि आप ताकत का प्रयोग करिए, कुचल दीजिए उनके विद्रोह को, दबा दीजिए, पुलिस एक्शन लीजिए, मिलिट्री एक्शन लीजिए, जेल में डाल दीजिए। Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that। और जो पावरफुल होगा वो दूसरे को डिक्टेट करेगा, मतलब दूसरे के ऊपर डिक्टेटरशिप जमाएगा और दूसरों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तब होता है, खासकर आप अगले जो 10th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट चैप्टर में ये सब दिया गया है, जहाँ पे आप श्रीलंका का केस पढ़ेंगे कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए अराउंड 80% हिंदूज़ हैं और बाकी में सब आ जाते हैं, जिसमें मुस्लिम्स सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं के बाद उन्हीं की है। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, कुछ बदमाश लोग जो हैं हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कैसे भड़काया जाए, कैसे लोगों को लड़ाया जाए। तो जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं तो कभी कभार हमें देखने को मिलता ज़रूर है, बट इतना नहीं। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन जब हम इस तरह से डिक्टेटरशिप अपनाएंगे और शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो इससे लोगों में गुस्सा जागेगा, रिसेंटमेंट में गुस्सा, और लोग नाखुश होंगे। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच वे। और जब हम पावर का यूज़ करेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स साथ साथ रह रहे हैं वो लंबे समय तक इस तरह नहीं रह पाएंगे। अलगाववाद शुरू हो जाएगा, लोग अलग अलग रहना पसंद करेंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जो शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता। परमानेंट विनर का मतलब ये है कि कभी गवर्नमेंट रहती है, कभी गवर्नमेंट नहीं रहती है। कोई इस तरह के हालात नहीं है कि एक बार जो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो लंबे समय तक बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा, जब तक जीवित रहेगा तो वो शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। हमारे यहाँ उसे हटाया जा सकता है, तो कभी भी इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। नो वन इज़ ए परमानेंट लूजर, ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है। मतलब अगर व्यक्ति हारा है तो दोबारा वो सत्ता में आ सकता है, तो एक बैलेंस बना रहता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। और डेमोक्रेसी में सब एक साथ मिलजुल कर शांति से रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स और कंट्री टुगेदर। इसलिए हमें कह सकते हैं कि भारत जैसे देश के लिए तो लोकतंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लोकतंत्र कीप्स और कंट्री टुगेदर, लोकतंत्र ने हमारे देश को एक करके रखा हुआ है, इसको टूटने से बचाया हुआ है। दीज थ्री आर्गूमेंट, देखिए पहला तो यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है, और तीसरा जो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस होते हैं वो डेमोक्रेसी में रिजॉल्व हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसी व्यवस्था होती है। दीज थ्री आर्गूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो हमने जो गवर्नमेंट कैसी हो सकती है, सोशल लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है, उससे रिलेटेड आर्गूमेंट थे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट की बात करें कि डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए, तो इन तीनों से भी बड़ा कारण ये है कि ये ना देखा जाए कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या हक देती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में जो उस देश के रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उन पर डेमोक्रेसी का क्या असर होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहना है तो आप गवर्नमेंट की तरफ भूल जाइए कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होती है। आप ये देखिए कि सिटीजन्स को क्या मिलता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट बैठी है वो अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पा रही है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, जैसे रॉबर्ट मुगाबे के समय हमने देखा था, लेकिन फिर भी इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी ये जो अदर गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं, चाहे मोनार्की हो, चाहे ओलिगार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, उनसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इन्हें कहेंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। देखिए डिग्निटी मतलब सम्मान, महत्व, वैल्यू, सिग्निफिकेंस। तो किसी भी देश के रहने वाले जो नागरिक हैं उनको अगर कोई वैल्यू देता है
उनकी डिग्निटी कोई मेंटेन करता है तो वो है डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है, पीपल का शासन होता है। लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स शासन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके केंद्र में उस देश के रहने वाले लोग हैं। जो लीडर्स हैं एक प्रकार से सर्वेंट हैं, मालिक वहाँ की जनता होती है, द पीपल। ऐसा किसी और गवर्नमेंट में नहीं होता। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी में बहुत से राइट्स दिए जाते हैं लोगों को, उनके जीवन के विकास के लिए, उनको अपने जीवन को और ज़्यादा सुखी बनाने के सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। देखिए दोबारा आया ना, मैंने बताया था कि कोई आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो आप कहेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड होती है डेमोक्रेसी। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पोअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। अब देखिए हमने वोट की बात की थी, तो वोट में चाहे वो बहुत ही एजुकेटेड हो चाहे वो रिच हो, हम उन्हें इक्वल बेसिस देते हैं, सेम स्टेटस प्रदान करते हैं। जब राइट्स की बात आती है, पॉलिटिकल राइट्स हो, तो वो राइट्स सबको बराबर मिलते हैं। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर्स। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में लोग किसी भी शासक के गुलाम नहीं होते, उसकी प्रजा नहीं होते। जैसे मैंने बताया ना कि पीपल जो लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, तो वास्तव में जो ओनर हैं गवर्नमेंट के, जो मालिक हैं, वो लोग होते हैं। यही वजह है कि यही लोग इनको बदलते रहते हैं। ये पसंद नहीं तो दूसरे को लेके आए, ये पसंद नहीं तो तीसरे को लेके आए, ये बहुत अच्छा लगा तो दोबारा इसको लेके आए। तो थोड़ा सा इन लाइन्स को याद रखिए कि पीपल आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर इन अ डेमोक्रेसी। और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि रूलर जो कहता है वही करना पड़ता है सबको, मतलब रूलर हावी है और यहाँ पे जनता हावी है। द पीपल डोमिनेट इन डेमोक्रेसी। और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, द रूलर डोमिनेट्स द गवर्नमेंट। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। जो मैंने आपको बताया था कि जो पीपल हैं वो नॉट सब्जेक्ट्स बट द रूलर्स देमसेल्व्स, वो खुद ही शासक हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कुछ गलती चाहे लीडर करे चाहे लोग करें, तो अपने व्यवहार के लिए वो जवाबदेह भी होते हैं कि भाई हमने ही गलत डिसीजन लिया तो सरकार कहाँ से अच्छी होगी, और लीडर्स ने कुछ गलत काम किया तो पब्लिक सबक सिखा देगी। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गलतियाँ होती हैं उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। एज वी सॉ अबव देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि इतना जब फ्रीडम्स होती हैं तो लोग मिस्टेक कर सकते हैं, लीडर मिस्टेक कर सकते हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। कोई भी सरकार हो, ऐसा हो नहीं सकता कि गलतियाँ ना हो। दैट एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई अगर हम मिस्टेक करते हो तो उसे छुपाया नहीं जा सकता ज़्यादा लंबे समय तक। क्यों? बिकॉज देयर इज़ फ्री मीडिया। वहाँ पे प्रेस को फ्रीडम मिली होती है, इन्फॉर्मेशन में बैन नहीं है, वहाँ पे पता चल जाता है। देयर इज़ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन। और लोग चर्चा करते हैं खुलकर, तो चीज़ें पता चल जाती हैं कि सरकार कहाँ कहाँ गलत कर रही है। एंड अब जैसे मान लीजिए कोविड के समय में जो सरकार की नीति है, कितना डिस्कशन हुआ। अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके मदर फादर इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते होंगे। लेकिन वही बात है जो मैम निम्दो ने कही थी, वही मैं कहता हूँ कि कुछ भी कोई बोले, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको अपनी थिंकिंग को ओपन करके रखना है। और थिंकिंग ओपन तभी होती है जब आप समझते हो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो किस एटमॉस्फेयर में, किस कंडीशन में रह रहा है, और क्या हम उससे चाह रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस उससे कितनी की जा सकती हैं। तो इस तरह से सोचना चाहिए। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। रूम का मतलब गुंजाइश रहती है कि हाँ गलतियाँ हैं तो उनको सुधारा जा सके। कोई गलत निर्णय हो भी जाता है तो उसको सुधारा जा सकता है। कैसे? द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। जो शासन कर रहे हैं वो या तो अपना निर्णय बदल दें, मतलब चेंज देयर डिसीजंस अगर निर्णय गलत है तो। या दूसरा तरीका है कि रूलर्स कैन बी चेंज्ड, यानी दूसरा है कि हम रूलर्स को ही बदल दें। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ लिखी हैं कि डेमोक्रेसी में करेक्शन दो तरीके से हो सकता है कि जो रूलर्स हैं वो करेक्शन कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो करेक्ट नहीं करेंगे मिस्टेक्स को तो हम इनको हटा के दूसरे लोगों को ले आएंगे। और ऐसा कहाँ हो सकता है? सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है, डेमोक्रेसी में हो सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता, कैन नॉट हैपन। लेट अस सम इट अप। अब हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक समरी बनाते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी को हमें कोई मैजिकल सिस्टम नहीं समझना चाहिए कि वो हमें सारी चीज़ें दे देगी और सारी समस्याओं को सुलझा देगी, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव। लेकिन जब हम और गवर्नमेंट फॉर्म को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि
ये सारी गवर्नमेंट को एक तरफ रखते हुए उनका एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव है जिसको हमको ज़रूरत है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो पब्लिक के हित के हों, इसमें लोगों की रिस्पेक्ट बनी रहती है और डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो साथ रहते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स। और अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उन्हें ठीक करने की गुंजाइश रहती है। एंड डिग्निटी सिटीजन्स की मेंटेन होती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए ये ट्यूटोरियल तो यहाँ ख़त्म हो रहा है मेरे ख्याल से, आगे कुछ दिया नहीं गया है। कार्टून्स पे तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन ये बहुत ही आब्स्ट्रैक्ट चैप्टर है। आप जब तक सुनेंगे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि वीडियो है और मैं टेक्स्ट मैटर के हिसाब से चल रहा हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे मुझे अपने शब्दों में कहना होता तो मैं इसे 5 मिनट में ख़त्म कर देता इस ट्यूटोरियल को, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट मैटर दिया गया है उसके ऊपर मैं एक लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। तो समझ में आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी आप सोच रहे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी कि हम कैसे फिर से इसको लिखें। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसके लिए नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे इस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वैसे ही समअप करने के लिए कहा जाए तो देखिए, तो कह सकते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में डाइवर्स पीपल साथ रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को अच्छा रिजॉल्व करने का सिस्टम डेमोक्रेसी में ही होता है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है बिकॉज ऑफ डिस्कशंस, कंसल्टेशंस, डिबेट्स, मीटिंग्स एट्सेट्रा। और साथ हमने ये भी पॉइंट पढ़ा कि डेमोक्रेसी गिव्स चांसेस टू करेक्ट मिस्टेक्स। और एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शुरू में हमने पढ़ लिया था, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूलर्स कैन बी चेंज्ड, नो वन इज़ परमानेंट लूजर, नो वन इज़ परमानेंट विनर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, थोड़ा सा लिख लोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।